बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस या आज के विश्लेषण के आज के अंक में हम 10 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो 3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक चरित्र को लेकर जो विवाद है। ये विवाद क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि कल 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसके चरित्र को, अल्पसंख्यक चरित्र को लेके जो है मामले को सुनना शुरू किया है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है, हम इसको समझेंगे पूरा डिटेल में। जहाँ तक दूसरा समाचार है वह है कल ही C3S कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्वे, एक यूरोपियन आयोग की संस्था है, उसने एक सर्वे प्रकाशित किया है और बताया है कि वर्ष 2023 जो है वह अब तक का जब से रिकॉर्ड किया जा रहा है, या उसका कहना है कि 1 लाख सालों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 1850 से हो रहा है, तब से भी, और उसके पहले भी संभवतः सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, और ये कहीं न कहीं जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा है उसके बहुत करीब 1.48 पहुंच गया है, जो बिल्कुल नज़दीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ तक तीसरा समाचार है वह 4 तारीख को आया था एक न्यूज़ कि भारत के 17 पारंपरिक उत्पादों को, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को मिला के जो है भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है भौगोलिक जीआई इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। और इसको लेकर द हिंदू में एक आया था, एक आर्टिकल लिखा गया था कि कैसे ज्योग्राफिकल संकेतक सांस्कृतिक जो है पहचान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम इन तीनों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। जहाँ तक पहला मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके, यह विवाद जो है काफ़ी पुराना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि कल जो है 9 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली जो है, उसने इस संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को लेके जो है निर्णय करने के लिए जो है वो बैठी है और वो फैसला मतलब अपना सुनवाई शुरू की है। ठीक है, ऐसे में ये मामला अभी का है, लेकिन ये विवाद बहुत पुराना है। ये विवाद है 1967 से शुरू हुआ है, यानी 57 साल पुराना ये विवाद है। तो ऐसे में हम कुछ मुद्दों पर, जैसे कि हम अपने सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे चर्चा में क्यों है अभी सुन ही रहे हैं, किसी शैक्षणिक संस्थान को किस आधार पे उसको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है, उसको लेकर क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये विवाद कैसे हुआ, मतलब अगर उसके पहले हम समझेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब जन्म हुआ, मतलब या उसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुआ और कैसे हुआ, फिर ये विवाद क्यों हुआ और आज भी ये विवाद क्यों बना हुआ है। ऐसे में हम इस पूरे मुद्दे को सरलतापूर्वक, गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके अगर अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है तो क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे, नहीं दिया जाता है तो क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहले चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 9 जनवरी को, मंगलवार 9 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को के संबंधित विवाद को सुनने के लिए मतलब सुनना शुरू कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी से इस पे फैसला आएगा। और कहीं न कहीं ये एक तरह से 57 साल पहले शुरू हुए विवाद को एक तरह से अंतिम रूप से देना होगा, क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक अपने फैसले में कहा था, 1967 के फैसले में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है। उसके बाद संसद ने कुछ विधान में चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम एक एक कर अब आगे समझते हैं। ये तो चर्चा में रहा। अब आइए समझते हैं कि अगर अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जा का या उसके चरित्र को लेकर चर्चा हो रही है तो पहले ये समझें कि ये होता क्या है। देखिए, भारत के संविधान के जो मूल अधिकारों का अधिकार है, भारत का संविधान एक कहते हैं कि एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। ये बातें भले ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा हो, लेकिन संविधान के मूल भाग में देखा जाए शुरू से ही कई सारे प्रावधानों में जो है वो उसका नेचर जो है दिखाई देता है पंथ निरपेक्षता का। और भारत की पंथ निरपेक्षता जो है सभी धर्मों के साथ समभाव की बात करती है। उसमें
जो कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक है, उनको उनको भी संरक्षण देने का प्रावधान करती है। इसी को लेकर हमारे मूल अधिकारों में आर्टिकल 30(1) के तहत, अनुच्छेद 30(1) के तहत 30(1) के तहत यह व्यवस्था है कि धार्मिक और भाषाई रूप से अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए कोई संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। और ऐसे स्थापित संस्थानों को कई सारी विशेष अधिकार व्यवस्था प्राप्त होती है, जैसे कि संविधान के जो 15(1) के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था है, सकारात्मक कार्रवाई, वो उन पे लागू नहीं होती है। और कहीं न कहीं ये संस्थान जो है, ये संस्थान होते हैं, इनमें अगर कोई संस्थान संविधान के पहले से भी बना चला आ रहा है, वो भी इस दर्जे के पात्र हो सकता है। और इसके जरिए कहीं न कहीं जो संस्थानों को दर्जा दिया जाता है, वो अल्पसंख्यक संस्थान अपनी अल्पसंख्यक हितों को या अपनी पहचान को बनाए रखते हुए ये संचालित होते रहते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था है किसी संस्थान को कैसे अल्पसंख्यक दर्जा देना है और क्यों दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो उसके अपने लोगों को, अपने जो मान्यताएं हैं, अपने उसको बढ़ा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको लेके जो उसकी आलोचना की जाती है, पहले तो सकारात्मक देख लेते हैं। सकारात्मक ये है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय या जो भाषाई या वो हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वो अपने लोगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। उसका संचालन उनके द्वारा होने के कारण जो है, उनमें उनकी उस धर्म या उस भाषाई जो हितों का संरक्षण संभव हो पाता है। ये तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ उसके नकारात्मक या उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती रही हैं। खास तौर से ऐसे संस्थान जो कि सरकार द्वारा भी उनको सहायता दी जाती रहती है। ऐसे में ये आरोप लगाया जाता है कि इस तरह के संस्थान, अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा है, तो वहाँ पे जो संविधान का 15(1) के तहत जो SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है, या भारत के कमजोर वर्गों या हाशिया पे पड़े लोगों को जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो वहाँ पे लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको लेके कुछ कमियां हैं। यही सारी बातें, कुछ तर्क जो है अभी भी मामले में रखा जा रहा है। उधर वाले पक्ष इसके सकारात्मक पहलू को गिनाएंगे और जो सरकार है वो इसके ये वाले पहलू को भी गिना रही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि AMU की स्थापना कब और कैसे हुई है। जो अगर इतिहास के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि 1858 के बाद जो है, कहीं न कहीं ये देखा गया कि अंग्रेजों का जो विचारधारा या दृष्टिकोण था, वो मुस्लिमों के प्रति थोड़ा सा, ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा सा अगेंस्ट था। बाद में सर सैयद अहमद खां एक अधिकारी रहते हैं सरकार के ही, उनके द्वारा मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा और साथ साथ धार्मिक शिक्षा को, दोनों को महत्व देते हुए, यानी दीनी और आधुनिक दोनों तालीम को देते हुए एक अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन ऑर्गेनाइज स्कूल जो है स्थापन किया गया था 1875 में। ठीक है, और यही स्कूल जो है 1920 के एक्ट में इसको बाद में यूनिवर्सिटी बना दिया गया और उसी पूरे मोहम्मडन एंग्लो जो स्कूल था उसके सारी संसाधन को इसको अलॉट कर दिया गया था। ठीक है, ये रहा इसकी पूरी स्थापना। देखिए, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लाया गया था किसके द्वारा? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। क्यों लाया गया था? क्योंकि ये मुसलमानों को शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने और सरकारी सेवाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए। उस समय ये माना जाता था कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के अगेंस्ट है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कहा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके द्वारा आधुनिक शिक्षा को नहीं अपनाने का एक कारण है और उसके लिए इन्होंने इसको लाया था। और ये पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ इस्लामिक धर्मशास्त्र पर भी ये बल देते थे और ये महिला शिक्षा का भी वकालत करते थे। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने परंपरागत और आधुनिक दोनों पहलुओं को जोड़ने के और समन्वय बनाने के लिए इन संस्थान की स्थापना की थी। 1920 में के एक्ट द्वारा इन संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और तब से ये एक विश्वविद्यालय के दर्जा के रूप में है। और जब देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, तो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, इन दोनों के महत्व को करते हुए दोनों को केंद्रीय स्तर पर रखा गया था। बाकी शिक्षा जो है उस समय राज्य सूची का विषय होने के बावजूद भी इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का महत्व, आज भी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नेशनल इंपॉर्टेंस या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में इसको दर्जा प्राप्त है। और देखा जाए जो सरकार केंद्र
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसमें जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 6ठे रैंक पे आती है, तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। अब ऐसे में प्रश्न होता है कि इसको लेकर विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, या इसको लेकर विवाद की शुरुआत कहाँ हुई। देखिए, विवाद की शुरुआत 20 में एक्ट से बना था, बाद में उस एक्ट में कुछ संशोधन किया गया, 1951 में किया गया और 1965 में किया गया, ठीक है। और इस संशोधनों के जरिए उसमें कुछ जैसे जो लॉर्ड रेक्टर थे पहले, उसके जगह जो है गवर्नर जनरल की जगह उसमें लॉर्ड रेक्टर गवर्नर जनरल थे, बाद में उसमें राष्ट्रपति लाया गया। उसमें जो एक गवर्निंग कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए जिसके जो यूनिवर्सिटी के कार्य संचालन को देखता है, उनकी संरचना में भी परिवर्तन किया गया, उसमें कई सारे गैर मुस्लिम लाए गए, ये सारी चीजें की गई। उसको चैलेंज करते हुए एक विवाद, एक मामला जो लाया गया था 1967 में, ठीक है, वो लाया गया था कि जो एमयू की संरचना में जो परिवर्तन हुआ था अधिनियम में 1951 और 1965, इसको चैलेंज करते हुए एक जो है वाद लाया गया था एस अजीज वासा बनाम भारत संघ मामले में 1967 में। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यह जो संशोधन किया गया है ये उसके धार्मिक जो अल्पसंख्यक जो संस्थाएं होती हैं उसका मैनेजमेंट अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है, जबकि इसके द्वारा जो है सरकार इसमें चेंज कर रही है, जो कि गलत है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती का सामना करना दिया था और याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि मुसलमानों ने एएमयू की स्थापना की है, इसलिए उन्हें इसका प्रबंधन करने का अधिकार है, ठीक है। और यह मामला आया था कि जो चेंज किया गया हो वो गलत है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम या अल्पसंख्यक संस्थान है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो 5 सदस्यीय जो उस समय के सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच थी, उसने वो फैसला सुनाया। उसने कहा कि एएमयू की स्थापना न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्था द्वारा की गई थी और न ही इसका संचालन किसी अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये बताया कि एएमयू की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? एएमयू अधिनियम 1920 द्वारा के माध्यम से की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि सरकार इसके द्वारा जो डिग्री दिया जाए उसकी मान्यता दी जा सके, इसलिए ये सरकार द्वारा उसकी डिग्री की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए दिया जा सके। यानी कोर्ट ने माना कि एएमयू की स्थापना किसके द्वारा? एक केंद्रीय अधिनियम के द्वारा की गई है, न कि किसी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा की गई है। दूसरा, अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पारित हुआ था। निश्चित रूप से उन लोगों ने प्रयास किया था, पारित हुआ था, लेकिन यह 1920 अधिनियम के तहत था, न कि मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित। अब दूसरी बात, स्थापित तो चलो केंद्र सरकार के द्वारा हुआ, दूसरी बात इसका संचालन भी जो किया जा रहा था उसमें भी कई सारे ऐसे पद थे जो केंद्रीय सरकार से थे और वो पूरी तरह से मुस्लिमों के द्वारा या अल्पसंख्यकों के द्वारा, यहाँ अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही, इसलिए ये बात मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से वो मुसलमानों द्वारा संचालित नहीं थी। जो उसके लॉर्ड रेक्टर थे वो गवर्नर जनरल थे, वो जरूरी नहीं था कि मुसलमान हो। और जो वैधानिक निकाय है उनके द्वारा जो उनमें भी जो लोग स्थापित किए जाते थे वो ऐसे लोगों द्वारा चुने जाते थे जो पूरी तरह से मुसलमान नहीं होते थे। इस आधार पे कोर्ट ने कहा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है, वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, ठीक है। ये बात रहा 1967 में। यहीं से फिर विवाद शुरू होता है। अब मामला आता है कि इसके बावजूद अब ये सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कह दिया, तो मामला जो है ये है कि वो नहीं है। आज भी वही स्थिति है अगर देखा जाए तो। फिर होता क्या है कि मुसलमानों द्वारा इसका जो है विरोध किया जाता है, मांग की जाती है और संसद ने 1981 में एक एक्ट, इसके एक्ट में 1920 के एक्ट में कुछ संशोधन करते हैं और संशोधन करके इसको जो है अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। वो मामला चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके खिलाफ कोई अपील उस तरह से खास नहीं आती है। वर्ष 2005 में ये विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ जो मेडिकल की पीजी की होती है ना, एमडी एमएस इस तरह की जो संस्थाएं जो कोर्स होता है उसमें 50% मुसलमानों के लिए आरक्षण कर दिया। उस मामले के विरोध में
इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर होती है वर्ष 2005 में, मतलब 6 में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया और ये कहा कि 1981 का जो संशोधन किया गया था संसद द्वारा वह भी असंवैधानिक है, क्योंकि 5 सदस्यीय जो वांचू समिति जो है ना, एजी पासा 67 वाला एक्ट है, उसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है। तो ऐसे में ये अल्पसंख्यक दर्जा देने की बात तो कहां से आती है। और उसी जो डिसीजन था इलाहाबाद हाई कोर्ट को, उसके डिसीजन के अगेंस्ट में उस समय की तत्कालीन सरकार 2006 में और कई सारे लोग ने याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में एनडीए की सरकार 2016 में उसने ये अपील किया कि वो इस अपनी याचिका से वापस हटना चाहती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष एक सरकार का किसी अल्पसंख्यक संस्थान को स्थापित करना उचित नहीं है। और भी जैसे बहुत सारे प्रावधान बताए, वो सॉलिसिटर जनरल तर्क दे ही रहे होंगे, अब जो मामला आएगा देखा जाएगा। फिर भी इसके बावजूद तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वर्ष 2011 में एक 7 सदस्यीय संविधान पीठ स्थापित किया था कि इस मामले को सुने, क्योंकि वो मामला है 5 सदस्यीय संविधान पीठ का, उससे अगेंस्ट अगर कोई भी फैसला सुनना होगा तो उससे बड़ी पीठ को स्थापित करना होगा। और वही पीठ कल से इस मामले की 7 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले को सुनना शुरू किया है। तो ये रहा पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ वाद विवाद और क्या कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। यह बात WMO ने भी कहा था अक्टूबर तक के आंकड़े को लेके, हालांकि 2 महीने के आंकड़े रह गए थे। जो UNEP का जो मैंने पढ़ाया भी था कि जो साल भर पर उसने भी बताया था कि 2023 का 2022 जो 2016 जो सबसे गर्म वर्ष था उससे ज़्यादा गर्म वर्ष रहने की संभावना है। लेकिन अभी यूरोपीय आयोग की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्वे ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और ये कहा है कि ऑफिशियली ये कहा है कि वर्ष 2023 जब तक से हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है तापमान का 1850 से, यानी अब तक का वो सबसे गर्म वर्ष है। ये जो इसके पहले जो वर्ष 2016 में सबसे गर्म वर्ष था उससे भी ज़्यादा गर्म है। और यह अगर देखा जाए तो कई मामलों में वर्ष 2023 ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए यूरोपीय संघ की यूरोपीय आयोग की एक संस्था है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S। इसने 9 जनवरी यानी कल को कहा कि 1850 से लेके 2023 तक जो भी रिकॉर्ड शुरू हुआ था 2023 सबसे गर्म वर्ष था और 2016 के पिछले रिकॉर्ड को भी इसने तोड़ दिया है। ठीक है, ये बात तो अनुमान लगाई जा रही थी, लेकिन एक ऑफिशियली एक डेटा आ गया कि इसने तोड़ दिया है। और क्या है, इसने कहा है कि जो पिछला साल है यानी 2023 ये ऐसा साल है इसमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी औद्योगिक क्रांति के पहले का तापमान, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या होता है मैं भी समझाएंगे, उसमें जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से जो देखा जाए तो पिछला साल औसत रूप से 1.48 डिग्री यानी कि लगभग 1.5 डिग्री, अभी 1.2 डिग्री कम है, वहां उतना ज्यादा औसत रूप से ज्यादा टेम्परेचर था किसका, वर्ष 2023 का। साथ ही में यह वर्ष 2016 की तुलना में 0.17 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। इससे हुआ क्या, अगर यह हुआ तो इससे हुआ क्या, इसके कारण कई सारी मौसमी घटनाएं देखी गई पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जैसे लू की चरम मौसम घटनाएं जिसमें लू, बाढ़, सूखा, जंगल की आग, यानी कनाडा में एक विनाशकारी जो जंगल की आग थी जिसमें 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ एकड़ जंगल जो है स्वाहा हो गया, ये भीषण जंगल की आग से। उसमें कहीं न कहीं ये जो वार्षिक तापमान का बढ़ना एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, अब ऐसे में प्रश्न है कि 2023 में और क्या क्या रिकॉर्ड टूटे। अगर देखा जाए तो वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड यह है कि वर्ष 2023 का जो वर्ष है मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं उसमें से 50% मतलब दिन ऐसे रहे हैं
जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक औसत, यानी 1.5 डिग्री का और प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो तापमान है, जब से हमने ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रक्रिया शुरू किया, जब मानवकृत ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया शुरू की, उसके उस स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से औसत से ज्यादा 50% से ज्यादा दिन ऐसे रहे हैं जबकि औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। बाकी वर्ष 2023 पहला वर्ष है जिसका पूरा 365 दिन ऐसा रहा है जब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हर दिन का तापमान 1 डिग्री से ज्यादा औसत गर्म रहा है। और साथ ही में जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये तय किया है कि सदी के अंत तक, यानी 21वीं सदी की शुरुआत तक, हम जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नहीं बढ़ने देंगे। उस 2 डिग्री वाला जो बढ़े हुए तापमान, यानी नवंबर माह में 2 दिन ऐसा रहा, शॉर्ट टर्म ही रहा, 2 ही दिन रहा, लेकिन वो 2 डिग्री सेल्सियस औसत से ज्यादा गर्म रहा। ये कई सारी ऐसी घटनाएं रही। इसके साथ अब अगर समुद्र की सतह और सारी चीजें और ग्रीन हाउस गैस और वो सब चीजें देखेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भी बात देख लेंगे, वह भी पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उससे ज्यादा रहा। 1.7% ही ज्यादा रहा, लेकिन पिछले साल के रिकॉर्ड से भी ज्यादा रहा। तो कई सारे जलवायु परिवर्तन और खासतौर से गर्मी को लेकर रिकॉर्ड टूटे हैं। और ये बताता है कि इसका अर्थ क्या है कि ये रिकॉर्ड टूटे, तो इसका मतलब कि जो पेरिस एग्रीमेंट का 1.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड है, क्या हमने उसको तोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। उस 1.5 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड के आसपास, यानी वो जो चुनौती तब उत्पन्न होगी जब लगातार 20-30 साल लगातार औसत रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूटेगी, तब वो चुनौती होगी। हालांकि यह भी कम गंभीर नहीं है क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि इसके कारण क्यों हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगले आने वाला 4-5 साल भी लगभग इसी तरह की ट्रेंड पे चलने वाला है। तो हम अगर इसके कारणों को समझें कि वर्ष 2023 इतना गर्म क्यों था, तो इसके 2 कारण हैं। एक, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसे कहते हैं ह्यूमन मेड, मानव मेड। अब थोड़ा सा, जैसे जो नए लोग होंगे, जो पुराने लोग होंगे, पढ़े होंगे, उनको तो पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस एक क्या परिघटना क्या होती है और ये कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। देखिए, आप लोग ग्रीन हाउस का मतलब ये नहीं कि हरा रंग का घर होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, यानी जो उच्च अक्षांशों वाले जो देश हैं, वहाँ पे लोग अपने फूल पत्ती या सब्जियाँ आदि उगाने के लिए शीशे के घर बनाते थे। घर जो उसमें शीशा लगा रहता था, उसमें क्या होता था कि अगर थोड़ा सा भी जो धूप आ जाता था तो उससे वो अपेक्षाकृत गर्म रहता था और जलवायु जो अन्य मौसम की जो वहाँ पे भयंकर सर्दी पड़ती थी उससे बचा रहता था। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे जो प्रकाश की किरणें हैं उसका एक गुण है कि जैसे जो प्रकाश की किरणें जो ग्रीन हाउस गैस है या जो शीशे उसमें आती हैं, तो जो शॉर्ट वेव रहती है, जो सूक्ष्म तरंगें रहती हैं जिसके रूप में वो आती हैं, वो उसको क्रॉस कर जाती थी। लेकिन जब वो अपनी एनर्जी थोड़ा खो के वो लॉन्ग वेव बदल जाती थी, तो लॉन्ग वेव में वो वापस जाने पर वो जो शीशा या इस तरह की चीजें होती वो उसको रोक लेती थी। इस प्रभाव को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। और इसी तरह का प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडल भी दिखाता है, जिसमें जो जलवाष्प होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इस तरह की जो गैसें होती हैं वह भी काम यही करती हैं कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो जब सूक्ष्म तरंग के रूप में रहती हैं, यानी जिसकी ऊर्जा ज्यादा रहती है, तरंग दर कम रहता है, तो उसे आने देती हैं। जब वो पृथ्वी पर आती हैं, थोड़ी ऊर्जा पृथ्वी को देती हैं और टकरा के जब वापस जाने लगती हैं, तो वो सूक्ष्म तरंगे चूंकि कुछ ऊर्जा खो चुकी होती हैं, वह दीर्घ तरंगे या लॉन्ग वेव में बदल चुकी होती हैं। ठीक है, और फिर जब वो वापस जाने लगती हैं तो उसमें से अधिकांश जो है वायुमंडल द्वारा रोक ली जाती हैं। ठीक है, इसके कारण ये होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वह एक एवरेज बना रहता है, जिसके कारण हम आप या जीवन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये अच्छा गुण है। ग्रीन हाउस गैस के कारण वहाँ पे अत्यधिक शीत के जगहों पे सब्जियां आदि हो जाती हैं, उसके कारण हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव हो पाता है। लेकिन कहा जाता है ना, अमृत भी अधिक हो जाता है तो कभी कभी विष बन जाता है। वैसा ही कुछ हुआ
प्री इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन आता है उसके बाद मानव ने बड़े पैमाने पे जो है कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह के जो है ग्रीन हाउस गैस, इस तरह की चीज़ों को जलाना शुरू किया, जिसमें बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, साथ ही में मीथेन आदि भी निकलना शुरू किया, जिसके कारण जो ये ग्रीन हाउस गैस का जो बैलेंस था थोड़ा और ज़्यादा प्रभाव दिखाने लगा, जिससे हमारे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगा और उसके कारण बहुत सारी जलवायु परिस्थितियों में चुनौतियां उत्पन्न होने लगी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम बता देते हैं जो नए लोग हैं। तो इसके कारण ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसके जो हम जैसे जिसमें एक मेन भूमिका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसकी मात्रा हम ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। हालांकि मीथेन भी काफ़ी, क्योंकि उसमें पर एटम सबसे ज़्यादा उसका होता है, यानी मात्रा आधार पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस करती है। तो इन सब चीज़ों का सांद्रण बढ़ने से ये चीज़ें दिख रही हैं। और अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए या इस मतलब 2023, अब तो पिछला ही हो गया है, पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो उसके पहले यानी 2022 का जो रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ है। उसमें अगर हम देखें तो 2022 की तुलना में जो 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 2022 की तुलना में 2.4 ग्राम प्रति मिलियन, यानी प्रति मिलियन जो उसकी एक मात्रा होती है पर मिलियन, पर 10 लाख पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसमें 2.4 ग्राम अधिक। और मीथेन की सांद्रता पर बिलियन जो में उसमें 11 भाग बढ़ी, यानी कुल मिला के जो आंकड़े बताते हैं कि वो पिछले साल से 1.7% ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ। तो निश्चित रूप से ये तय था कि पिछले साल भी रिकॉर्ड, इस साल भी तो बढ़ना ही था। ये तो हुआ मैन मेड। इसके साथ साथ एक और कह सकते हो कि भौगोलिक परिघटना जो अक्सर 7 से 10 सालों में दिखाई देती है वो होती है अल नीनो। वो भी दिखा, उसमें ये था कि जो हमारा चिली वाला पूर्वी प्रशांत महासागर का जो चिली के आसपास का तट है, वहाँ का तापमान कुछ आसपास से थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको कहते हैं अल नीनो प्रभाव। और उसके कारण भी जब भी वो आता है तब देखा जाता है कि समुद्र के सतह का तापमान बढ़ जाता है और कई सारी जलवायु, उसमें ये देखा जाता है कि जब अल नीनो प्रभाव होता है तो जो औसत तापमान होता है वार्षिक वो थोड़ा बढ़ा दिखता है। और चूंकि ये दिख ही रहा है, ऐसे में अब ये है कि आगे आने वाला समय यानी 24 उसके बाद क्या होने वाला है। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जैसे चल रहा है वैसे ये बात तय है कि आगे आने वाला समय यानी 24 में भी जो 24 होगा वह भी रिकॉर्ड होगा, यानी इस साल के रिकॉर्ड को 24 वर्ष 2024 का तापमान जो औसत तापमान है वो गर्म होगा, वो रिकॉर्ड गर्म होगा। या जैसे कह सकते हो कि पूरे कैलेंडर वर्ष, जैसे अभी तो आधा दिन ही ऐसा रहा जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा, उसमें अनुमान है कि पूरे कैलेंडर वर्ष यानी पूरा 365 दिन ही हो सकता है कि वह 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहे। साथ ही में जो WMO विश्व मौसम संगठन है, उसने अपनी 2023 का स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कहा था कि 66% संभावना है कि 23 से 27 का समय जो है इस दौरान कोई वर्ष ऐसा हो, कम से कम एक वर्ष ऐसा हो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का पूरा साल 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 ही जा सकता है। और कहीं ना कहीं यह जैसे ही जलवायु परिवर्तन की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इसको और बढ़ा सकता है। और ये चिंताजनक भी है क्योंकि हम अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप कहें कि कोई कहे कि अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि जो पेरिस वाला 1.5 डिग्री सेल्सियस है वो तो टूट गया, अब क्या होगा, उसके टूटने के लिए लगातार 20 से 30 साल, यानी जैसे कभी कभार किसी का बीपी किसी मामले को लेके बढ़ घट जाए वो समस्या नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ता घटता रहे कई दिनों तक तब चिंता का विषय होता है। तो उसी तरह की चीजें हैं कि अभी टेम्परेचर एक बार में बढ़ गया है, 1-2 साल में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लगातार 20-30 साल अगर ऐसा ही दिखता रहा तो ये माना जाएगा कि जो पेरिस वाला है वो रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज है वो बेसिकली ये प्री से ही जुड़ा हुआ न्यूज है, फिर भी इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हम समझाते हैं। अभी क्या हुआ था कि 4 जनवरी को भारत के 17 ऐसे परंपरागत उत्पाद, उसमें हस्तशिल्प और
कृषि उत्पाद भी शामिल हैं, जिसमें उड़ीसा का एक डोंगरिया कोद जनजाति है, वो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, उसके द्वारा बनाया गया शॉल को भी जीआई टैग दिया गया है। इसी तरह से जो है कलकत्ता का एक जो है वो कह सकते हो उसको सुंदरबन का जो शहद है उसको भी दिया गया है। तो ऐसे कुल लगभग 17 जो है आइटम्स को जीआई टैग दिया गया है। इसको लेकर द हिंदू में एक रिपोर्ट आई है, उसमें समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे जीआई टैग जो है कल्चरल जो किसी भी क्षेत्र विशेष या जो भारत देश की कल्चरल जो रिचनेस है या कल्चरल समृद्धि है उसको बढ़ावा देने और उसको प्रोटेक्ट करने में भूमिका अदा करता है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 4 जनवरी को 6 राज्यों और उसमें से 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग के रूप में मिला है। भारत में जीआई टैग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के तहत दिया जाता है। हर देश अपना अपना देता है। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड ट्रेनिंग DPIIT जो है वो इसको प्रदान करता है, और इसके द्वारा इसमें जो दिया गया उसमें मेन रूप से उड़ीसा का डोंगरिया कोद साल है। ये डोंगरिया कोद जनजाति मलकानगिरी क्षेत्र में पाई जाती है और ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके द्वारा बनाए गए साल को दिया गया है। और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का शहद है और इस तरह के कृषि उत्पाद शामिल हैं। कई सारे चटनी आदि भी दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसे दिया गया है। जहां तक जीआई टैग है, ये पारंपरिक कला रूपों, हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों की रक्षा करते हैं जिनका सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, ऐसा करके ये पारंपरिक ज्ञान को, पारंपरिक जो कला है, सांस्कृतिक जो विरासत है, उसको ये सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत में 7 जनवरी 2024 तक जो डेटा है उसमें 500 से ज़्यादा जीआई टैग प्रदान कर दिए गए हैं विभिन्न श्रेणियों में। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। भौगोलिक संकेतक क्या होता है? देखिए, भौगोलिक संकेतक जैसे इसके नाम से है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भौगोलिक क्षेत्र किसी विशेष उस भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशेष जो है प्रक्रिया द्वारा, किसी विशेष सामान के द्वारा कोई चीज उत्पादित की जाती होगी, या कोई पारंपरिक रूप से कोई कृषि उत्पाद उत्पादित किया जाता होगा। ऐसे में उसको संरक्षित करने के लेकर उसको उसकी पहचान को बनाए रखने या उस क्षेत्र के लोगों के जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए इसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके प्रदान करने के पीछे वजह ये होती है कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो परंपरागत हस्तशिल्प कला या कृषि कार्य उसी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके हितों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, जैसे आप सोचिए कि दार्जिलिंग टी, ये भी जीआई टैग है। तो दार्जिलिंग टी कोई भी यानी फेमस है। अब दार्जिलिंग टी के नाम पे कहीं भी टी उत्पादन करके आप उसको कहो कि नहीं दार्जिलिंग टी है, तो ये कहीं ना कहीं जो दार्जिलिंग में टी उत्पादन करने वाले लोग हैं उनके हितों को सुरक्षित, उनको प्रभावित करेगा। हालांकि आप अगर जिस तरह से दार्जिलिंग में यानी जो लोगों को मिला है उन्हीं परिस्थितियों में उन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा अगर कहीं और करते हैं तो आप दार्जिलिंग टी के नाम पे बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिर वो और कोई उत्पादित नहीं कर सकता। बस क्या है कि आपको उस प्रक्रिया, उस पद्धति को अपनाना पड़ता है जो जीआई टैग के तहत उन लोगों ने बताया रहता है, जिसके तहत जीआई टैग उनको दिया रहता है। इससे क्या होता है कि एक तो वहां के स्थानीय हितों को संरक्षण मिलता है, दूसरे उस कला को या उस परंपरा को, उस जो चीजें हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अगर किसी को उसी तरह से करना है तो वो प्रक्रिया को आपको अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि स्थानीय स्तर पे संस्कृति, हस्तशिल्प, इस तरह की चीजों को बचाए रखा जाता है। ठीक है, भारत में ये काम जो है, ये देने का कार्य जो है हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यानी उद्योग संवर्धन विभाग है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन अगर कहा जाए कि इसके लिए जो कोई भी व्यापारी संगठन है या संघ है वो जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकता है। उसको अपने आवेदन करने के साथ ये बताना पड़ेगा कि जो चीजें जिसके लिए आवेदन किया गया है उसको उसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताना पड़ता है। वो प्रक्रियाएं बताना पड़ेगा कि कैसे उनको विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और कैसे उस भूगोल से यानी उस भौगोलिक वातावरण से कोई चीज उनकी विशेष
बनती है, ये सारी चीजें बताना पड़ता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि जीआई टैग केवल लोकप्रिय उत्पादों को ही दिया जा सके, यानी दार्जिलिंग टी है या इस तरह। जीआई टैग किसी भी उत्पाद को दिया जा सकता है जो किसी भौगोलिक स्थिति के स्पेसिफिक हो, यानी कि वो किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पहचान हो तो उसको दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो बहुत लोगों द्वारा चर्चित हो, क्योंकि बहुत चर्चित चीजों को तो तिरुपति के लड्डू, दार्जिलिंग चाय, देहरादूनी बासमती या इस तरह की चीजों को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जैसे ही देखा कि 500 से ज्यादा चीजों को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चर्चित, हाँ, कम चर्चित चीजों को भी जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अभी अगर आप देखें, अगर आपने योजना का अक्टूबर अंक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वेबसाइट पे हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा। उसमें सरकार ने एक यूनिटी मॉल की स्थापना, एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें हर यूनिटी मॉल में उस राज्य विशेष के जो वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट हैं, वह उस राज्य के सारे जीआई प्रोडक्ट और भारत के सारे जीआई प्रोडक्ट वहां पे मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं यह जो स्थानीय शिल्प है, परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत है, इसको पहचान देने और इसको कमर्शलाइज करने। क्योंकि देखिए, आज का युग जो है आर्थिक युग है, उन चीजों का जिनका हम आर्थिक महत्व तो बहुत ज्यादा नहीं साबित कर सकते हैं, वो धीरे धीरे वो कला, वो उस तरह की चीजें समाप्त होती जाएंगी। अगर हम उनको रीजुनवेट, उनमें उनको हम प्रचार प्रसार करके उनका कमर्शियल वाइबल बना सकें, या तो वो कला के बने रहने और प्रचार प्रसार होने की संभावना होती है। ठीक है, इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनिटी मॉल आया है। योजना वाले में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप उसको, मेरी बात सुन रहे हो तो अगर नहीं भी जान रहे हो, जाके अक्टूबर वाली योजना में आप देख लीजिएगा। शायद मेरे ख्याल से दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में जो वीडियो है उसमें है, या ना हो तो कम से कम योजना का जो मैगजीन अक्टूबर वाला है वही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों में जीआई टैग की स्थिति क्या है, देखिए ये फैक्चुअल चीजें हैं। इसमें लगभग हर राज्य के पास कोई न कोई जीआई टैग मिल चुका है, 500 से ज़्यादा लोगों को मिल चुका है। राज्यों में देखा जाए आंकड़े तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, कर्नाटक 3 पे है, केरल 4 पे है, महाराष्ट्र 5 पे है, जैसा कि द हिंदू में है। अब इतना आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन द हिंदू में यहीं पे लिखा है रिपोर्ट में। और अगर किसी एक स्थान पे, यानी एक प्लेस को देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जीआई उत्पाद, जीआई टैग बनारस को मिला है 11, उसके बाद मैसूर है मेरे ख्याल से, उसके बाद मैसूर है, एक शहर है कर्नाटक का, वहाँ पे 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। उसके बाद जो है तंजौर है तमिलनाडु का, वहाँ पे 5 को मिला है। यानी कुछ इस तरह के फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ख़त्म करने के पहले आपको बता दें, जो नए लोग हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आपको, जो हमारा वीडियो यूट्यूब पे रहता है, डिस्क्रिप्शन में हैंड आउट के रूप में मिलता है, एक दिन बाद अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इनको पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए और उसके साथ साथ बार बार उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।